क्या कभी ये ख्याल मन में आया है कि मतलब ईरान के पास एक पतले से समुद्री रास्ते में अगर कुछ जहाज अटक जाएं, तो अगले ही महीने यहाँ हमारी और आपकी थाली में रखी रोटी अचानक से महंगी क्यों हो जाएगी? हम्म सुनने में तो ये एकदम किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी जैसा लगता है। लेकिन देखिए, यही आज की कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन है। हम भारत के सामने खड़े एक बहुत ही भयानक फूड क्राइसिस या कहें खाद्य संकट की संभावना और उसके समाधानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और इसके लिए हमने काफी सारा डेटा इकट्ठा किया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज आर्टिकल्स हैं, सरकारी प्रेस रिलीजेस हैं और कुछ एग्रीकल्चरल समिट्स का डेटा भी है। और कुछ जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज भी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम्म वो निष्पक्षता वाली बात है ना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमारे इन स्रोतों में अमेरिका ईरान युद्ध और मतलब फर्टिलाइजर सब्सिडी जैसी सरकारी नीतियों का जिक्र है। तो हमारा मकसद यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम बस स्रोतों में दी गई जानकारी और तथ्यों को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं। सही कहा, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो खुद इन तथ्यों का विश्लेषण कर सकें। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर कैसे हजारों किलोमीटर दूर चल रहा एक युद्ध हमारी खेती का गला घोट सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमें दुनिया के नक्शे पर एक बहुत ही संकरी जगह पर ध्यान देना होगा। इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहते हैं, जो ओमान और ईरान के बीच में है, राइट? हाँ, और ये बमुश्किल 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है। कहने को बहुत छोटा है, लेकिन दुनिया का लगभग 20% तेल और भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG यहीं से होकर गुजरती है। अच्छा, सोचेगा कि ठीक है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा। मतलब भारत तो एक इतना विशाल कृषि प्रधान देश है, हमारे खेतों का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आखिर क्या लेना देना? देखिए, यहीं पर सारा गणित उलझता है। एक पौधे को बड़ा होने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसे हम NPK कहते हैं। NPK, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। बिल्कुल। अब ध्यान से सुनिए। नाइट्रोजन बनाने के लिए हमें चाहिए अमोनिया, और अमोनिया बनाने के लिए भारी मात्रा में नेचुरल गैस की जरूरत होती है। ओह, तो गैस का कनेक्शन यहाँ से है। हाँ, और भारत अपनी जरूरत की 60% नेचुरल गैस और 35% तैयार फर्टिलाइजर सीधे खाड़ी देशों से मंगवाता है, जो उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। मतलब हमारी खेती की जो सबसे अच्छी गाड़ी है, उसका ईंधन एक ऐसी जगह से आ रहा है जहां मतलब हमेशा आग लगी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और बात सिर्फ नाइट्रोजन पर खत्म नहीं होती। फास्फोरस की बात करें तो दुनिया का 70% रिजर्व सिर्फ एक देश के पास है, मोरक्को। और जो पोटेशियम है, जिसे पोटैश कहते हैं, वो कनाडा, रूस और बेलारूस से आता है। आपको शायद झटका लगे ये जानकर कि पोटैश के मामले में भारत के पास अपना खुद का रिजर्व एकदम शून्य है। क्या? एक सेकंड, एकदम शून्य? इतने बड़े देश में पोटैश का कोई रिजर्व नहीं है? हाँ, हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर हैं। इसीलिए FAO के चीफ इकोनॉमिस्ट मैक्सिमो टोरेरो ने एक बहुत गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ये ब्लॉकेड 60 दिन से ज्यादा खिंच गया तो एक बहुत भारी वैश्विक संकट आएगा। अरे बाप रे, 60 दिन तो कुछ भी नहीं होते। बिल्कुल, ग्लोबल सप्लाई चेन अभी से टूट रही है और इसका असर ये हुआ है कि गैस की कमी के कारण घरेलू फर्टिलाइजर प्लांट्स को सिर्फ 60% क्षमता पर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने गैस एलोकेशन 70% पर कैप कर दिया है। तो मतलब बाहर से खाद आ नहीं रही और अंदर हम पूरी तरह से बना नहीं पा रहे हैं। चलिए, ये तो जियोपॉलिटिक्स हो गई, लेकिन इसका जमीन पर क्या असर हो रहा है? जब बाहर खाद की कमी होती है तो गांव के किसान पर तो इसका सीधा असर पड़ता होगा ना? हाँ, और ये एक मनोवैज्ञानिक असर भी है। जब किसान को लगता है कि अगले महीने खाद नहीं मिलेगी तो वो घबरा जाता है। जैसे कुछ रिपोर्ट्स में पंजाब के किसानों की घबराहट का जिक्र है। वो एडवांस में यूरिया जमा कर रहे हैं। पैनिक होर्डिंग, राइट। मतलब दवा अगर सही मात्रा में ली जाए तो इलाज है, पर हद से ज्यादा ली जाए तो जहर बन जाती है। क्या हमारी जमीन के साथ भी यही हो रहा है? बिल्कुल यही हो रहा है, और ये पैनिक होर्डिंग और ओवर यूज का एक दुष्चक्र बन गया है। इस पर मुझे थिंक स्कूल के एक वीडियो